हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है और राजस्थान के इतिहास में हमने सबसे पहले चौहान वंश का इतिहास है वो शुरू किया है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और ये किन किन शाखाओं में बटी हुई थी। आज हम शुरू करेंगे अजमेर के चौहान। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें अजमेर के चौहानों की तो एक व्यक्ति था अजयराज, और इसका जो शासन काल है वो 1113 से 1133 तक बताया जाता है। और इसने जो है वो 1113 में अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। ये दो ही महत्वपूर्ण काम हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो अजयराज के बारे में हम दो कौन कौन से पॉइंट्स याद करेंगे। शासनकाल हम याद कर सकते हैं 1113 से लेकर 1133 तक। 1113 में ही यानी कि जिस समय ये शासक बने, इन्होंने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया और दूसरी बात अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सपादलक्ष के चौहान थे वहाँ पर वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं और अजमेर में जो चौहान वंश की स्थापना करते हैं वो अजयराज करते हैं 1113 में। अजयराज के बाद अजमेर के शासक बनते हैं अर्णोराज, और अर्णोराज कई महत्वपूर्ण काम करवाते हैं। जैसे कि अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। अब क्या होता है कि उस समय गुजरात के शासक होते हैं जय सिंह सिद्धराज, और उस समय अर्णोराज की लड़ाई हो जाती है जय सिंह सिद्धराज से, और इस युद्ध में अर्णोराज जो हैं वो हार जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि गुजरात के जो शासक थे जय सिंह सिद्धराज, उनसे जो है अर्णोराज पराजित हो जाते हैं, उनसे हार जाते हैं। अब हालांकि इनके बीच संधि हो जाती है और ये जय सिंह सिद्धराज जो हैं दुश्मनी भुलाने के लिए अपनी पुत्री कांचन देवी का जो विवाह है वो अर्णोराज से कर देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक दिन बैठे होते हैं अर्णोराज और कांचन देवी, चौपड़ खेल रहे होते हैं, और उस टाइम पे ये जो कांचन देवी इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो इनको एक दिन उल्हाना दे देती हैं कि आप तो मतलब हमारे जो पिताजी हैं गुजरात के जो शासक हैं उनसे आप तो हार गए। ये ऐसा उल्हाना दे देती हैं। तो उस समय अर्णोराज को गुस्सा आ जाता है और ये वापस गुजरात पर अटैक करते हैं, और उस टाइम पे गुजरात के शासक होते हैं कुमारपाल। लेकिन एक बार फिर से अर्णोराज को असफलता हाथ लगती है और बुरी तरह एक बार फिर से अर्णोराज पराजित हो जाते हैं। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है कि गुजरात के जो शासक थे पहले जय सिंह सिद्धराज से हार जाते हैं अर्णोराज, और फिर उनके जो पुत्र थे कुमारपाल उनसे भी हार जाते हैं। इसके अतिरिक्त वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में ये भी अर्णोराज ने करवाया। अब ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। अब अर्णोराज की हत्या किस प्रकार से हुई। अर्णोराज के पुत्र थे जगदेव, उन्होंने जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। मतलब जगदेव ने अर्णोराज अपने पिता की हत्या कर दी, और इतिहास में इसी वजह से जगदेव को चौहानों का पितृहत्या कहा जाता है, यानी कि जो पिता की हत्या करता है तो चौहानों का पितृहत्या कहा जाता है जगदेव को। तो ये इतनी बातें हमें याद रखनी है। अर्णोराज के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो याद रखने ही रखने हैं कि आना सागर झील का निर्माण करवाया और वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये दो बातें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये बातें भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो। अर्णोराज के बाद शासक बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ, या फिर इन्हें इतिहास में बीसल देव भी कहा जाता है। ये चौहान वंश के बहुत ही महान शासक रहे हैं जिनका शासनकाल 1151 से 1163 तक था। और जो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और उनकी एक कृति है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें उन्होंने विग्रहराज का जो कार्यकाल है उसका जो शासनकाल है उसको चौहानों का स्वर्णकाल कहा है। तो चौहानों का स्वर्णकाल, विग्रहराज का जो शासनकाल है उसको कहा है चौहानों का स्वर्णकाल। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, इनकी एक रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें इन्होंने ये कहा है। अब विग्रहराज ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने तुर्क आक्रमणकारी खुसरो शाह को परास्त किया। उसके बाद
तंवर तोमर जो उस समय दिल्ली के शासक थे उनको परास्त किया। उनको ये परास्त करते हैं विग्रहराज और प्रथम बार दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि दिल्ली को चौहानों की राजधानी किसने बनवाया था। तो सबसे पहले दिल्ली को चौहानों की राजधानी विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था और तंवर तोमर को, वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, तंवर तोमर को परास्त करके बनाया था। इसके अलावा ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हरिकेली नाटक जो है इसकी रचना की थी और संस्कृत में की थी। इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। हरिकेली नाटक की रचना ये विग्रहराज ने की थी और इसी वजह से इनको जो कई इतिहासकार हैं वो बड़ी बड़ी उपाधियां देते हैं। जैसे जयानक ने, इसी नाटक की वजह से जयानक ने कवि बांधव की उपाधि दी है विग्रहराज चतुर्थ को। और इंग्लिश इतिहासकार कीन हॉर्न, इन्होंने कालिदास से तुलना की है। विग्रहराज की तुलना कालिदास से किसने की है? कीन हॉर्न, एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं और जयानक ने इनको कवि बांधव कहा है। ये इनकी इस रचना के लिए, हरिकेली नाटक के लिए इनको ये उपाधियाँ मिली हैं। अब जैसे कि ये संस्कृत के विद्वान थे तो इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील कर दिया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। जैन आचार्य धर्मघोष सूरी, उन्होंने आग्रह किया था विग्रहराज से कि पशु हत्या पर रोक लगनी चाहिए, तो इन्होंने पशु हत्या पर भी रोक लगाई थी। तो चौहानों के कौन से शासक थे जिन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई थी? तो ये भी हो जाएगा विग्रहराज ने। अब विग्रहराज ने निर्माण कार्य क्या क्या किया है? सबसे पहले तो बीसलपुर झील जो कि अजमेर में है उसका निर्माण करवाया विग्रहराज ने, और बीसलपुर बांध, इसी के नाम पर बीसलपुर बांध जो है वो टोंक में, उसका निर्माण भी करवाया विग्रहराज ने। अब इन्होंने कुछ विद्वानों को आश्रय दिया था, जैसे कि सोमदेव, और सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रह, या फिर कहीं कहीं पे नाम आता है ललित विग्रहराज। ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है वो विग्रहराज के ऊपर ही लिखा गया है। तो ललित विग्रह या ललित विग्रहराज ये ग्रंथ, इसकी रचना इनके जो आश्रित विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने किया है। और बीसलदेव रासो, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। बीसलदेव रासो इस कृति की रचना करते हैं नरपति नाल, ये भी विग्रहराज के आश्रित विद्वान थे। अब एक बार वापस से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके शासनकाल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी जो रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टी उसमें कहा है। तुर्क आक्रमणकारी खुसरो शाह को परास्त किया, तंवर तोमर को परास्त करके दिल्ली को राजधानी बनवाया, हरिकेली नाटक की रचना की संस्कृत में, और एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। और हरिकेली नाटक की वजह से इनको कुछ उपाधियां मिली। जयानक ने इनको कवि बांधव कहा और इतिहासकार कीन हॉर्न ने इनकी तुलना कालिदास से की है। धर्मघोष सूरी के आग्रह पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई। निर्माण कार्य में बीसलपुर झील का निर्माण करवाया जो कि अजमेर में है, और बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया जो कि टोंक में है। आश्रित कवियों ने, सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की और नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की। विग्रहराज के बाद अजमेर के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय, और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सोमेश्वर चौहान। ये पृथ्वीराज तृतीय इनके पिताजी थे, और इन्होंने कलचुरी वंश की जो राजकुमारी थी कर्पूरी देवी, उनसे विवाह किया था। ये कर्पूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की माताजी थी, और सोमेश्वर चौहान जो हैं वो पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे। हम जो इसके बाद सोमेश्वर चौहान के जो पुत्र होते हैं पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम कहते हैं,
इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चौहान वंश के सबसे महान शासक, 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल रहा। जन्म 1166 ईस्वी में आन्हिलवाड़ा गुजरात में होता है और 11 वर्ष की अल्प आयु में ये शासक बन जाते हैं जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इनके प्रधानमंत्री थे कैम्बास और भुवनमल। क्या होता है, अल्प आयु में जब ये शासक बनते हैं तो इनकी माता कर्पूरी देवी, कैम्बास और भुवनमल इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं और सेनापति होते हैं, इनकी सहायता से शासन को संभालते हैं। लेकिन जब ये 12 वर्ष के हो जाते हैं उस समय ये अजमेर की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और 12 वर्ष की अल्पायु में भंडारकों को हराते हैं। ये भंडारकों का दमन करते हैं। तो ये इनकी पहली महत्वपूर्ण विजय होती है। यहाँ से ये अजमेर की सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं और जैसे ये शासक बनते हैं अपनी अदूरदर्शिता के कारण सबसे पहले ये अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं कैम्बास, उनकी हत्या करवा देते हैं। ये फैसला इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि कैम्बास बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे और इनकी हत्या करवा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब एक युद्ध होता है, महोबा का युद्ध। परमार्दी देव चंदेल जो हैं इनके सेनापति होते हैं आला और उदल। ये इनकी सेनाओं के विरुद्ध जब युद्ध होता है महोबा का, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं। अब गजनी का एक शासक होता है मोहम्मद गौरी। वो क्या करता है, वो पृथ्वीराज पर हमला करता है 1191 में और तराइन का युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है इस युद्ध को। और इस युद्ध में पृथ्वीराज जो है वो गौरी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन एक बड़ी भूल ये करते हैं कि मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ देते हैं और फिर मोहम्मद गौरी जो है वो वापस गजनी चला जाता है। फिर ये गौरी वापस आता है और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये घटनाएं होती हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था या फिर उसे कैद कर लेना चाहिए था ताकि वो दोबारा ना आता और ये इतिहास शायद ऐसा ना होता। अब इस बीच 1192 में कन्नौज के शासक होते हैं जयचंद गढ़वाल। वे अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचते हैं और वे सारे जो उस समय के महान शासक होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज को वो नहीं बुलाते हैं। इससे पृथ्वीराज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जब पृथ्वीराज को ये नहीं बुलाते हैं तो पृथ्वीराज को बहुत बुरा लगता है और वे संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और फिर संयोगिता से विवाह कर लेते हैं। अब पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी हैं, उनके अनुसार उनका ये कहना है कि ये संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान जो है वो बचपन से ही प्रेम करते थे। ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। अब जैसा कि हमने देखा, अब तराइन का द्वितीय युद्ध होगा और अब मोहम्मद गौरी वापस आता है और अब इस युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान को चलावे से हरा देता है। पृथ्वीराज के साथ ये धोखा करता है और इनको ये युद्ध में हरा देता है। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चौहान वंश के जो महान शासक थे इनका अंत हो जाता है। अब कई इतिहासकारों ने ये कहा है कि सिरसा के पास जो है वो मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। लेकिन यदि माने चंद्र बरदाई की बात, यानी कि पृथ्वीराज रासो में इन्होंने ये लिखा है कि मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले जाता है और वहाँ पर चंद्र बरदाई की सहायता से पृथ्वीराज जो है वो गौरी पर शब्दभेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। ये लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो और हमें याद रखनी है। पृथ्वीराज चौहान की कुछ उपाधियां थी, जैसे इन्हें उपाधियां दी गई थी दलपुंगल और राय पिथोरा, ये हमें याद रखना है। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा और इनके शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, ये बात भी हमें याद रखनी है। और इनके दरबार में जो दो महान विद्वान रहते थे, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है
और दूसरे विद्वान थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। तो ये हमें याद रखना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अजमेर के जो चौहान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक थे पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की जब हत्या हो जाती है उसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं गोविंदराज, वे रणथंभौर में चले जाते हैं और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो अजमेर के जो चौहान हैं वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही इनका जो शासन कार्य है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे इनके जो पुत्र थे गोविंदराज, वो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। अब हम अपन अगले लेक्चर में रणथंभौर के चौहान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।